हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी राज्यसभा ये अभी सीरीज़ चल रही है क्लास 8th की, और हम पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोकसभा कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा में भी हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा का टर्म के बारे में, दिस इज़ द टर्म, क्वालिफिकेशन एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कॉम्पोजिशन में जैसे कि देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन में कुछ चीज़ें याद रखनी है। हमने अभी जैसे लोकसभा का कॉम्पोजिशन पढ़ा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने बताया था जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की वो कितनी होती है, 550 होती है। ठीक है। सिमिलरली जो राज्यसभा है, राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 250। ठीक है। पहली चीज़ जो याद रखना है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 250। और ये जो 2 डिवीज़न हमने करे हैं इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। अब ये जो टोटल स्ट्रेंथ है 250, इसमें से हर स्टेट से कितने कितने आते हैं। जैसे इंडिया में टोटल स्टेट इस समय कितनी है, 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो यहाँ पे इंडिया में हर स्टेट से कितने लोग राज्यसभा में आएंगे वो डिपेंड करेगा किस पे, पॉपुलेशन पे। यानी कि जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ से ज़्यादा सीट्स होंगी, यानी कि जब वहाँ से ज़्यादा लोग राज्यसभा में आएंगे। कम पॉपुलेशन तो कम सीट्स। और देख सकते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है 31, और नागालैंड, मिज़ोरम यानी कि जो छोटे राज्य हैं, सिक्किम, गोवा, वहाँ से एक एक सीट होती है। तो मैक्सिमम याद रखेंगे और मिनिमम याद रखेंगे। तो 2 चीज़ें अभी हमने बताई, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ 250 याद रखेंगे। फिर रिप्रेजेंटेशन हर स्टेट से डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन तो ज़्यादा सीट होंगी, कम पॉपुलेशन है तो कम सीट होगी। यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है 31। लोकसभा की भी सबसे ज़्यादा सीट है, कितनी थी, 80। लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी हैं, 80, और राज्यसभा में कितनी हैं, 31। तो ये तो हो गया स्टेट से रिप्रेजेंटेशन। अभी टोटल स्ट्रेंथ अभी हमने बताई थी, टोटल कितनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, 250। अब इस 250 में डिवीज़न किया गया है। कैसे डिवीज़न किया गया है, अब इस 250 में से जो 238 मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड मतलब उनके लिए इलेक्शन किया गया होगा। इलेक्शन भी कैसा, जैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन। और राज्यसभा के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, लोकसभा के लिए हमने बताया था डायरेक्ट इलेक्शन, जिसमें लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, जब द पीपल ऑफ इंडिया यूज़ टू वोट। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन में डायरेक्टली पीपल वोट नहीं करते हैं। यहाँ पे वोटिंग कौन करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट गवर्नमेंट की, हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जैसे पार्लियामेंट है इंडिया के लिए, वैसे ही हर एक स्टेट की अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उनके जो मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं किसके लिए, इन इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। और ये स्टेट और यूटीज़ दोनों से आते हैं। ठीक है। तो 238 मेंबर इलेक्टेड हो गए, और रिमेनिंग 12 मेंबर ये क्या होते हैं, इनको नॉमिनेट करा जाता है। नॉमिनेट मतलब इनके लिए इलेक्शन नहीं करा जाता, इनको सिर्फ ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। ये चीज़ याद रखनी है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है। और कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, 12। ये एक स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट के बारे में अभी हम जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि ये एक स्पेशल पावर होती है प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। अब किन बेसिस पे करता है, तो ये बेसिस याद रखेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी, क्लास। अब क्लास में सी साइलेंट है, सी का कोई मतलब नहीं है, LASS ये याद रखना है। L फॉर लिटरेचर, A फॉर आर्ट, S साइंस एंड सेकेंड S इज सोशल सर्विस। इन 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी भी मेंबर, किसी को भी राज्यसभा में अपॉइंट करा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करा गया। फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी। ठीक है, ये कुछ नाम हैं जो याद रखने हैं, बता सकते हैं। जैसे एक बार अरुण जेटली को भी इस बेसिस पे अपॉइंट करा गया था। अरुण जेटली अब नहीं है, जब वो थे तो फॉरेन मिनिस्टर थे इंडिया के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं अरुण जेटली। तो उनको इस बेसिस पे नॉमिनेट करा गया था। तो अब यहाँ पे याद क्या रखना है, 250 मेंबर्स याद रखने हैं। टोटल स्ट्रेंथ 238, इसमें से इलेक्टेड होते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। किन बेसिस पे नॉमिनेट करता है, तो ये 4 क्राइटेरिया याद रखने हैं।
तो ये जितना हमने डिस्कस करा, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में 250 मेंबर, हर स्टेट से कितने मेंबर आते हैं वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। फिर ये डिवीज़न या ये याद रखना है कि आउट ऑफ 250 मेंबर 238 आर इलेक्टेड, 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन विच क्राइटेरिया, ये भी याद रखना है। तो ये कॉम्पोजिशन में पूरा हमें याद रखना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज़ टर्म। अब लोकसभा का टर्म क्या होता है? लोकसभा का टर्म हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का टर्म, अगेन टर्म का मतलब टाइम पीरियड। तो यहाँ पे राज्यसभा के बारे में ये 3 चीज़ें याद रखनी कि राज्यसभा अपर हाउस है, इंग्लिश में इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट है, और ये एक परमानेंट हाउस है। लोकसभा टेम्परेरी हाउस था क्योंकि वो डिज़ोल्व हो जाता था, 5 साल बाद उसको डिज़ोल्व कर दिया जाता था, और 5 साल पहले भी डिज़ोल्व करा जा सकता था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि हु हैज़ द पावर टू डिज़ोल्व लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर? हु हैज़ दैट पावर? लेट्स डिस्कस नाउ राज्यसभा। राज्यसभा को परमानेंट हाउस भी कहते हैं, अपर हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट है। अब क्यों इसको परमानेंट हाउस कहते हैं? परमानेंट किस लिए? क्योंकि ये डिज़ोल्व नहीं होता है। जैसे लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है वैसे इट नेवर गेट्स डिज़ोल्व। अब डिज़ोल्व नहीं होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, 2 + 1/3। अब ये 2 + 1/3 क्या है कि जो इसके टोटल मेंबर होते हैं, टोटल मेंबर कितने हैं? 250। अब इन 250 में से हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर, 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। यानी कि इट इज़ अ कंटिन्यूअस हाउस, इसमें लगातार मेंबर होते हैं, ये पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाता है लोकसभा की तरीके। लोकसभा में आफ्टर एवरी 5 ईयर लोकसभा पूरी तरीके से खाली हो जाती है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, फिर उसमें मेंबर्स आते हैं, इसलिए उसको टेम्परेरी हाउस कहते हैं। लेकिन राज्यसभा के केस में ये परमानेंट हाउस है, ये कभी डिज़ोल्व नहीं होता है। इसमें हर 2 साल बाद, आफ्टर एवरी 2 ईयर, 1/3 मेंबर गेट्स रिटायर। ये पॉइंट याद रखना है, 1/3 मेंबर, ये 2/3 नहीं है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर एवरी 2 ईयर। अब जैसे कोई एक मिनिस्टर बन गया, अगर हम राज्यसभा के मेंबर बन गए, तो अगर एक कोई इंडिविजुअल मेंबर है, यानी कि हर एक मेंबर का जो अपना खुद का टर्म होगा वो कितना होगा? 6 ईयर। यानी कि जो 6 साल कंप्लीट कर लेगा वो क्या हो जाएगा? रिटायर होता जाएगा और नए मेंबर्स आते जाएंगे। तो दिस इज़ द टर्म। इंडिविजुअल टर्म याद रखना है 6 ईयर, अदरवाइज द टर्म ऑफ द राज्यसभा इट इज़ अ परमानेंट हाउस। परमानेंट कैसे है वो याद रखना है। वाई परमानेंट, क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाई राज्यसभा इज़ नोन एज अ परमानेंट हाउस। तो यही इसका रीज़न है, क्योंकि वो डिज़ोल्व नहीं होता है और हर 2 साल बाद जो इसके 1/3 मेंबर होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट इज़ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से इसकी क्वालिफिकेशन सेम है लोकसभा जैसी। जैसे हमने डिस्कस करा था, सिटीज़न होना चाहिए, तो इसके लिए भी सिटीज़न होना चाहिए। द ओनली डिफरेंस इज़ दिस पार्ट, एज वाले पार्ट में केवल एक डिफरेंस है कि राज्यसभा के लिए ये एज 30 ईयर्स है, यानी कि कोई अगर 30 ईयर्स से कम का है तो वो राज्यसभा में इलेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई मेंबर 28 ईयर्स का है, 26 ईयर्स का है, 25 ईयर्स का है, तो वो लोकसभा में इलेक्ट हो सकता है। लोकसभा के लिए ये एज कितनी थी? 25। यही एज राज्यसभा के लिए कितनी है? 30। तो राज्यसभा में ज़्यादा एज चाहिए, अगर मेंबर बनना है राज्यसभा का तो उसके लिए एज क्या है? ज़्यादा चाहिए हमको। बाकी क्वालिफिकेशन सब सेम है। साउंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हमने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा था। और जो पर्सन राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है, सेम है, याद रखनी है। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में इसका देखते हैं, जो कि है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमने ऑलरेडी लोकसभा का डिस्कस करा है। लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या होता है? जब राज्यसभा में सब इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है राज्यसभा की, तो उनको हेड करने का काम किसका होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। लोकसभा में ये काम कौन करता था? स्पीकर। यहाँ पे ये काम कौन करेगा? यहाँ पे उसको कहते हैं चेयरमैन। और ये जो पोस्ट होती है चेयरमैन की, इट इज़ एन एक्स ऑफिशियो पोस्ट। एक्स ऑफिशियो पोस्ट का मतलब उस पोस्ट के लिए पर्सन ऑलरेडी डिसाइडेड है। और ये कौन होता है? ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का। अच्छा, कमेंट में ये भी बताइए, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ? कई लोगों को तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं पता होते हैं, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों से अपडेटेड रहना चाहिए। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक क्वेश्चन ये। एंड
हु इज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, दोनों चीज़ें बताना है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो भी होगा इस समय इंडिया का, वही चेयरमैन होगा राज्यसभा का। इसके अलावा डेप्यूटी चेयरमैन भी अपॉइंट करा जाता है। अब डेप्यूटी चेयरमैन कहाँ से आते हैं? जो भी वो 250 मेंबर्स हैं, आउट ऑफ दैट 230 जो भी 250 मेंबर हैं, उन्हीं में से एक मेंबर को क्या बना दिया जाता है? डिप्यूटी चेयरमैन। इसके लिए मेजॉरिटी वोट लिया जाता है। मेजॉरिटी वोट मतलब जिसको मैक्सिमम वोट मिल गए, आउट ऑफ 250 जिसको भी 126 वोट मिल गए, वो बन जाता है डिप्यूटी चेयरमैन। तो मैक्सिमम मेजॉरिटी वोट का ये मतलब होता है, मैक्सिमम वोट उसको मिलने चाहिए। तो डिप्यूटी चेयरमैन के लिए अपॉइंट करा जाता है, और जो चेयरमैन होता है वो क्या होता है? वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट है, वो फिक्स है। कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और लास्ट में इसकी जो पावर एंड फंक्शन है वो सेम होती हैं जो एक स्पीकर की होती हैं। वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द लोकसभा स्पीकर। वह सेम काम जो स्पीकर करता है लोकसभा में, वही सेम काम करता है राज्यसभा में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना हाउस का, और इसके अलावा जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं उसको कैरी आउट करना, कास्टिंग वोट करना, तो सेम पावर आर सेम। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमें राज्यसभा के बारे में पढ़नी थी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्वालिफिकेशन, टर्म एंड कॉम्पोजिशन, इतना हमने पढ़ा। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।